हेलो एवरीवन। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए मैथ्स का यह है पार्ट 19 और इसमें सॉल्व कर रहे हैं 23 अगस्त 2017 का शिफ्ट 2 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 डाइस को 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो हमें 2 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ऑड हो या दोनों का गुणनफल विषम हो। तो प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला होता है, फेवरेबल केस हम ऊपर लिखते हैं और डिवाइड में टोटल केसेस। तो सबसे पहले हम टोटल केस देख लेते हैं। डाइस है, डाइस के लिए टोटल केसेस की संख्या क्या होती है 6 की पावर n और यहाँ पर डाइस कितनी है 2, तो हो जाएगा 6 की पावर 2 मतलब 36। तो टोटल केस हमारे हो जाएंगे 36। अब फेवरेबल केसेस हमें क्वेश्चन में से देखना है। इसमें दोनों डाइस पर जो नंबर आ रहे हैं उनका मल्टीप्लाई करने पर एक ऑड नंबर मिलना चाहिए, इस तरह से नंबर हमें देखना है। डाइस होती है, मान लिया कि पहली डाइस ये है, इस पर कितने नंबर आ सकते हैं 1 2 3 4 5 या 6 इतने नंबर आ सकते हैं। उसी तरह से दूसरी डाइस पर भी इतने ही नंबर आ सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें ये देखना है कि इन पर जो नंबर आ रहे हैं उनका मल्टीप्लाई करने पर एक ऑड नंबर मिलना चाहिए, विषम संख्या मिलनी चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने पर ऑड नंबर हमें कैसे मिल सकता है, जब हम ऑड नंबर का मल्टीप्लाई ऑड नंबर में ही करेंगे तो हमें रिजल्ट ऑड नंबर ही मिलेगा, या विषम संख्या का मल्टीप्लाई विषम में करेंगे तो हमें विषम में ही रिजल्ट मिलेगा। अगर हमने यहाँ पर इवन कर दिया या सम संख्या कर दी तो हमें इवन नंबर मिलेगा, लेकिन हमें ऑड नंबर देखना है, इसलिए हमें दोनों नंबर ऑड ऑड ही लेने पड़ेंगे, विषम संख्या ही लेनी पड़ेंगी। तो जो इवन नंबर है, जो सम संख्या है, वो हम इसमें से कैंसिल कर देते हैं। तो 2 और 2 हमें नहीं चाहिए, 4 4 भी नहीं चाहिए और 6 भी नहीं लेना है। तो 1 से हम स्टार्ट करते हैं पेयर बनाना। तो जब पहली डाइस पर हमें 1 मिलेगा तो जब दूसरी डाइस पर हमें 1 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है और 5 भी मिल सकता है। तो पहले हम मान लेते हैं कि हमें 1 मिला। पहली वाली डाइस पर तो हमने 1 ले लिया है, अब दूसरी वाली डाइस पर हम देख रहे हैं क्या क्या मिल सकता है। तो सबसे पहले हमें 1 मिल सकता है, तो हमने इसके साथ में 1 ले लिया। उसके बाद दूसरी डाइस पर हमें 3 मिल सकता है, तो 1 और 3, और दूसरी डाइस पर 5 भी मिल सकता है, तो 1 के साथ एक 5 और आ जाएगा। तो 5 तक ही लास्ट था। अब हम फर्स्ट वाली डाइस पर देखेंगे, अगर 3 मिलता है तो अगर पहली वाली डाइस पर 3 मिल जाए और दूसरी डाइस पर 1 मिले तो 3 और 1 ये एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। पहली डाइस पर 3 और दूसरी वाली डाइस पर 3, तो 3 और 3 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ऑड नंबर ही मिलेगा। अब पहली वाली पर 3 और दूसरी वाली पर 5, तो 3 और 5 ये नंबर फिनिश हो गए। अब फिर से फर्स्ट वाली डाइस पर जब हमें 5 मिलेगा तो अब 5 के साथ हम फेयर बनाएंगे। पहली दूसरी वाली डाइस पर 1 मिल जाए, उसके बाद 5 के बाद दूसरी पर हमें 3 मिल जाए, तो 5 और 3 ये भी बन जाएगा, और 5 और दूसरी वाली डाइस पर हमें 5 एक और मिल जाए, मतलब 5 और 5। तो इतने पेयर हमें मिल गए 1 3 5 और 1 3 5। इतने ही नंबर हमें लेने थे, इवन नंबर हमें नहीं लेना था। तो टोटल इतने केस बन जाएंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें एक ऑड नंबर ही मिलेगा। 1 इंटू 1 1 मिलेगा, 3 इंटू 1 3 मिलेगा, 5 इंटू 1 5 मिलेगा। इस तरह से ऑड मिलेंगे। इवन हम नहीं लेना था क्योंकि हमें इवन नंबर नहीं, यहाँ पर ऑड चाहिए था। तो कितने हो जाएंगे, ये 3 ये हो गए और 3 ये, तो 9 हो गए। 9 फेवरेबल केस हो जाएंगे, तो ऊपर 9 और डिवाइड में टोटल केस कितने निकाले थे 36, तो डिवाइड में 36। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आंसर हो जाएगा 1/4, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू बताना है जब इन दोनों को प्लस करने पर इतना मिलेगा। तो इसमें x और y की वैल्यू हम ऑप्शन से निकाल सकते हैं। 3 9 x 5 और 2 ये हो गया पहला नंबर। इसमें हमें प्लस करना है 2 7 8 और y 8 और y। यहाँ 3 के नीचे कुछ नहीं था तो 0। अब इनको जब प्लस करेंगे तो मिलेगा y 2 y 3 और x। अब इसमें हम x और y की वैल्यू ऑप्शन से रखेंगे। x और y मतलब x इक्वल टू 3 है और y इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर हम y की वैल्यू रखते हैं, या y इक्वल टू 4, इसके जगह पर 4 और x की जगह पर यहाँ पर 3 मिलना चाहिए। तो या अगर यहाँ पर हम 4 रखते हैं तो 2 और 4 6 होता है, लेकिन यहाँ पर तो 3 लिखा है, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, x इक्वल टू है 4 और y इक्वल टू है 2।
तो अगर y की वैल्यू हम यहाँ पर 2 रखते हैं, y की जगह पर 2 रखेंगे और x की जगह पर क्या है 4, तो 2 और 2 को जब प्लस करेंगे तो 4 मिलेगा। यहाँ पर ये सही हो रहा है, 2 और 2 4 यहाँ तक सही है। उसके बाद 5 + 8 13 हो जाएगा, तो 13 की 3 ये हो गया और 1 कैरी यहाँ पर जाएगी, तो 7 और 1 8 हो गए और x की वैल्यू कितनी है 4, तो 8 + 4 12 हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर आएगा 12, तो 12 का 2 ले लेंगे और y = 2 है, तो यहाँ तक सही आ रहा है। तो 12 का एक 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो 9 + 1 10 और 11 12, यहाँ पर ये 2 है। अब 12 की यहाँ पर एक 1 यहाँ पर कैरी जाएगा, तो 3 + 1 4 होना चाहिए, तो y की वैल्यू कितनी है, ये 2 है। यहाँ पर 4 आ रहा है हमारे सॉल्व करने पर, लेकिन y की वैल्यू 2 दी गई है, मतलब ये गलत है। यहाँ पर y की वैल्यू 4 होती तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर 2 दी गई, तो सेकंड वाला ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। अब थर्ड वाले में देखते हैं, x = 6 लेना है और y = 4, तो यहाँ पर हम y की वैल्यू रखेंगे 4 और x की वैल्यू रखेंगे 6, तो 2 + 4 6 मिलेगा, यहाँ तक सही है, 6 हो गया। 5 + 8 13, 1 कैरी जाएगी यहाँ पर, तो 7 + 1 8 हो जाएंगे और x की वैल्यू यहाँ पर 6, ये हो जाएगा 6, तो 8 + 6 14 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 14 आएगा 4, और y की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर ये मैच भी हो रहा है क्योंकि y की वैल्यू हमें 4 दी गई ये, और यहाँ पर ये y दिया गया है, तो यहाँ पर हमें 4 मिलना चाहिए, लास्ट में जब प्लस करते हुए आएंगे तो 4 मिलना चाहिए। तो ये 14 हो गए, 1 कैरी आएगी, तो ये हो गई 9 + 1 10 10 + 2 12, तो 12 हो जाएंगे, 12 की 2 और 1 कैरी ये आ जाएगी, तो 3 + 1 4 आना चाहिए यहाँ पर y की जगह पर, और 4 ही दी गई है y की वैल्यू, मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। इसी तरह से हम फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, x = 6 और y = 3, x = 6 लेना है और y = 3, 3 मतलब 2 + 3 5, यहाँ पर 5 होना चाहिए, लेकिन x की वैल्यू 6 दी गई है, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, फोर्थ वाला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। केवल इसमें हमने x और y की वैल्यूज को रख कर चेक ही किया है कि आंसर प्लस करने पर वही आ रहा है या नहीं। तो जब हम x = 6 और y = 4 रखेंगे, या फिर हम फिर से लिख लेते हैं इसको 3 9, और x था, x की वैल्यू हमने क्या मानी थी 6, तो हम x की जगह पर 6 रख लेते हैं। उसके बाद 5 और 2, फिर नीचे था 2 7 8 और y, तो 2 7 8 और y की वैल्यू मानी थी 4, तो y की जगह पर 4 लिख लिया। रिजल्ट क्या मिल रहा था, y to y 3x, y मतलब 4, तो 4 2 y की जगह पर 4 3 और x की जगह पर x = 6 माना है, तो ये 6। अब इनको जब हम प्लस करेंगे तो इतना रिजल्ट ही हमें मिलेगा, तो आंसर थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन 11 कंप्लीट 2/3, इससे बड़ा कौन सा है, चार ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट करना है। तो हमें इससे बड़ा देखना है, तो या तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि इसको पूरा सॉल्व कर लो डिवाइड करके, और इन सबको भी डिवाइड करके जो सबसे बड़ा है वो आंसर हो जाएगा, या फिर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 11 × 3 33 हो जाएगा, 33 + 2 मतलब 35/3, और जब इसको डिवाइड करेंगे 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, फिर 2 बचेंगे तो 20, फिर पॉइंट लगा के 6 बार 18 हो जाएगा, और फिर 6 11.66, और फिर इन ऑप्शंस को डिवाइड करके कंपेयर कर सकते हैं, या फिर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले पार्ट को पहले निगलेक्ट कर देते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है, तो हम इसको भी डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना लेते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 23 से, 23 1 बार चला जाएगा, तो 2 बचेंगे, 22 जाएगा नहीं तो 0 लगा दिया, और रिमाइंडर बचा 22 डिवाइड में 23। अब यहाँ पर हमें क्या मिला, 10 कंप्लीट 22/3, तो यहाँ पर 11 है और ये 10 है, ये तो छोटा है और हमें बड़ा देखना है, तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता आंसर। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में इसको डिवाइड करेंगे तो 9 1 ज़ा 9, 17 बचा तो जाएगा नहीं, 1 से ही जाएगा, 17 तो 8 बचेंगे, 8/9। इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे हम, 6 1 ज़ा 6, फिर 1 से, 9 है तो 3 बचेंगे, 3 डिवाइड बाय 6, 11 कंप्लीट 3/6, ये भी 11 आ रहा है, यहाँ पर भी 11 है, इसको भी देख लेते हैं, तो 12 1 बार चला जाएगा, तो 19 फिर से 1 बार चला जाएगा, 19 में से 12 माइनस करेंगे तो 7 बचेंगे, डिवाइड में ये 12, 11 कंप्लीट 7/12। अब यहाँ पर ये सेम हो गया, 11 11 11, तो हम 11 वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, हम दूसरे वाले पार्ट से आंसर निकालते हैं 2/3, 2/3 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.66। अब इससे हमें बड़ा देखना है, यहाँ पर क्या है 8/9, 8/9 को सॉल्व करेंगे तो पहले तो डिवाइड नहीं होगा, तो 0.8
8, 8 बार 72 और फिर से 8, तो 0.88 मिलेगा यहाँ से। ये 3/6 है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 मतलब 0.5। अब यहाँ पर ये 7/12 है, इसको कैंसिल करेंगे तो 0.5 बार ही चला जाएगा, तो 0.5 समथिंग ही आएगा। क्योंकि यहाँ पर 7 है 70, तो 12 पंचे 60, हाँ 0.5 समथिंग आएगा। तो वो तो छोटा ही आएगा, 0.6 से छोटा ही है, ये भी छोटा है, और 0.5 ये भी छोटा है, तो ये बड़ा है, तो आंसर हो जाएगा ये सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, मैंने 15 पार्सल भेजे और हर एक पार्सल का वजन इतना है, तो कुल पार्सलों का वजन कितना, टोटल वेट कितना हो जाएगा। एक पार्सल का वजन है 10 कंप्लीट 1/2, मतलब 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 1 21, 21/2 इतना वजन हो गया एक पार्सल का। और टोटल पार्सल कितने हैं 15, तो इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा टोटल वजन। ये आ जाएगा 15 1 15, 1 बचा 30, 31 डिवाइड बाय 2। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 2, 2 5 10, 15 है तो 2 7 14, 1 बचा, तो पॉइंट लगा के हम 0 लगा देंगे, तो 2 5 10, तो कुल वजन आ जाएगा 157.5, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसमें हमें 5 कंप्लीट 2/3 से बड़ा ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर 43/5 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 8 40, तो 3 बचेंगे 3/5। यहाँ पर ये 10 आ जाएगा। इसमें देखें तो ये 5 है, 5 से बड़ा 8 भी है और 10 भी है, ये दोनों ही बड़े हैं। इसमें देखें तो 4 1 4, 4 2 8, 12 आ रहा है, ये भी बड़ा आ रहा है। इसमें 12 के बाद पॉइंट में कुछ आएगा वो हम देख नहीं रहे हैं, क्योंकि बड़ा देखना है हमें। 12 तो मिल चुका है। इसके बाद 40/3 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 3, 10 बचेगा, तो 3 बार 3 3 9, और पॉइंट के बाद कुछ यहाँ पर समथिंग मिलेगा, ठीक है 13 यहाँ मिलेगा। उस तरह से यहाँ पर 12 मिला था, पॉइंट के बाद यहाँ कुछ नंबर और आएगा। तो यहाँ पर बोला गया है ग्रेटर, बड़ा, इन सबसे ग्रेटर देखना है तो सारे ही ग्रेटर हैं, लेकिन अगर हिंदी में देखो तो यहाँ पर लिखा है अधिक बड़ा। अब इस अधिक बड़े को व्यापम वालों ने ट्रांसलेट ही नहीं किया, यहाँ पर केवल ग्रेटर लिख दिया है, यहाँ पर चेंज करना चाहिए था। तो अधिक बड़ा मतलब सबसे बड़ा, इन चारों ऑप्शंस में से बड़ा कौन सा है, 8 10 12 13, ये सबसे बड़ा है, तो आंसर हो जाएगा ये 40/3। तो जब भी कभी ऐसे ऑप्शन आ जाएं कि सारे ही बड़े हो जाएं तो उसमें सबसे बड़ा हम देख लेंगे, तो इसमें आंसर हो जाएगा 40/3, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है अभी और प्रेम। अभी और प्रेम के पास कुल टोटल 6000 रुपये हैं। अब अगर प्रेम अभी को 700 रुपये दे देता है तो प्रेम के पास 1/3 राशि बचती है। तो प्रेम के पास कितना बचता है, 1/3 अभी का, जितनी अभी के पास है उसकी 1/3 प्रेम के पास बचती है। तो प्रेम के पास कितने पैसे थे, तो यहाँ से हम P और A का रेशो निकाल सकते हैं, प्रेम और अभी का। इस A को हम डिवाइड में ले आए तो P डिवाइड में A इक्वल टू 1/3 मिलेगा, मतलब प्रेम और अभी के अमाउंट का रेशो हमें मिल गया 1:3। और इन दोनों के पास जितना टोटल है वो हमें दिया गया है 6000, तो इन दोनों को प्लस करके हम इस 6000 के बराबर में लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेशो इन दोनों का ही है 1:3। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, जो कि इक्वल है 6000 के। इसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 15 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 0, मतलब 1 = 1500 हमें मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है कि प्रेम के पास कितने पैसे थे, तो प्रेम का रेशो कितना है 1, और 1 = 1500 है, तो प्रेम के पास कितने 1500 पैसे थे। लेकिन इतने पैसे कब थे, जब उसने 700 रुपये दे दिए थे अभी को। लेकिन हमें बताना है कि प्रारंभ में, स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे थे, तो इसमें हम 700 और जोड़ दें, तो ये 2 0, ये 12 और 2, तो 2200 रुपये थे प्रेम के पास शुरुआत में, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, इतने रुपए पर, इतनी रेट पर और 9 महीने के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और डिवाइड में 100। तो प्रिंसिपल कितना अमाउंट दिया गया है 1200 इंटू रेट है 18% इंटू टाइम दिया गया है 9 मंथ है, तो इसमें हम ईयर में चेंज करना पड़ेगा, तो 9 डिवाइड बाई 12 और डिवाइड में ये 100 भी है, 100 और ये इंटू में 12 डिनोमिनेटर में। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 12 से 12 कैंसिल, और ये हो जाएगा 18 इंटू 9 इक्वल टू 162।
तो आंसर हो जाएगा 162, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, 3 क्रमागत संख्या हैं जिनका एवरेज या औसत 15 दिया गया है। अगर उन तीनों नंबर्स में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, नया औसत क्या हो जाएगा। तो देखो, जब भी कभी इस तरह से क्वेश्चन आए कि पहले एक एवरेज दे दिया गया है और हर एक नंबर में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पुराना एवरेज यहाँ पर कितना था, 15, और हर एक नंबर में हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, उस पहले वाले एवरेज में ही हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नया वाला एवरेज हो जाएगा 45। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 45। यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि 3 नंबर दिए गए हैं, कितने भी नंबर दिए गए होते, जब भी कभी एवरेज दिया गया है और हर एक नंबर में हम कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हैं या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो वही चीज़ हम इस वाले एवरेज में कर देते हैं। यहाँ पर हर एक में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 15 में हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर हो जाएगा 45। अगर ये लिखा होता कि हर एक नंबर में हम 3 जोड़ रहे हैं तो नया वाला एवरेज क्या हो जाएगा, तो हम इस एवरेज में 15 में ही हम 3 जोड़ देते, तो आंसर हो जाता 18। अगर हर एक नंबर में 3 जोड़ रहे होते तो, अगर ऐसा बोला गया होता कि हर एक नंबर में हम 3 का डिवाइड कर रहे हैं तो नया एवरेज क्या होगा, तो हम इस पिछले वाले एवरेज में ही हम 3 का डिवाइड कर देते। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 15 इंटू 3। अगर इसमें हर एक नंबर में 3 का मल्टीप्लाई ना करके 5 का मल्टीप्लाई कर रहे होते तो हम 15 इंटू 5 कर देते। जो भी चीज़ बोली गई होती वो हम इस 15 में कर देते, तो आंसर हो जाएगा 45। नेक्स्ट है, यदि पानी का बिल अगर जो ओरिजिनल बिल था उससे अगर 15% बिल कम कर दिया जाता है तो बाद में कितने पैसे देने पड़ेंगे, 170। 15% कम करने के बाद इतने पैसे देने होते हैं, तो मूल बिल ओरिजिनल बिल कितना था, ये 170 हमें कम करने के बाद दिए गए, तो 15 को हम कम कर लेते हैं, टोटल 100 मान लिया, 100% था टोटल बिल, अब उसमें से हम 15% माइनस कर देते हैं, तो ये 5 और 8, 85% बचा जो कि दिया गया है 170। 85% इक्वल टू 170, यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको कैंसिल करेंगे, तो 17 से ये 10 बार और 17 से ये 5 बार, तो 5 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब हमें ओरिजिनल बिल बताना है, मतलब पहले कितना था, पहले कितना था 100%, जब 1% इक्वल टू 2 है तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 जीरो लगा दो, 200, तो आंसर हो जाएगा 200, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ये डिफरेंस होगा दो संख्याओं के बीच का अंतर, बड़ी वाली संख्या जो लार्जर नंबर है उसका 20% है और छोटा वाला नंबर यहाँ पर 20 दिया गया है, तो बड़ी संख्या बड़ा नंबर क्या होगा, स्मॉलर नंबर छोटा वाला नंबर यहाँ पर 20 दिया गया है, तो बड़ा नंबर हम मान लेते हैं कि x है, ये बड़ा हो गया और ये छोटा, तो यहाँ पर बोला है उन दोनों के बीच का अंतर, तो अंतर बड़े में छोटा माइनस करेंगे हम, मतलब x माइनस 20 जो कि 20% है बड़ी संख्या की, बड़े वाले नंबर का 20% है, तो 20% हमें लेना है 20 डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंट का साइन हटाया तो डिवाइड में 100, और किसका लेना है, बड़ी वाली संख्या जो है x, तो इनटू में x, बस यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 बार कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 20 इक्वल टू एक्स बाय 5 मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 20 में करेंगे 5 का, तो x इंटू 5, 5x माइनस 20 इंटू 5, ये हो जाएगा 100 इक्वल टू x। अब इस x को हम यहाँ ले आए तो 5x माइनस x, ये प्लस का था, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इस 100 को जो नेगेटिव का है इक्वल टू के नेक्स्ट साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 100, 5x माइनस x 4x इक्वल टू 100, और यहाँ 4x में 4 मल्टीप्लाई में है तो 100 के डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 25, ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 25, छोटा वाला नंबर हो जाएगा 25, छोटा नहीं बड़ा, क्योंकि ये बड़ा वाला नंबर माना था हमने x, तो आंसर हो जाएगा 25, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, राजू एज आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद राजू की एज 5 गुनी 5 टाइम्स हो जाएगी जो 5 साल पहले थी उसकी, तो प्रेजेंट एज ऑफ राजू क्या हो जाएगी, तो प्रेजेंट एज हम राजू की x मान लेते हैं, वर्तमान में हो गई x, अब 15 साल बाद, तो 15 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 15, ये 15 साल बाद की हो गई जो कि 5 टाइम्स है, 5 गुनी है, किसकी 5 गुनी है, जो कि 5 साल पहले थी, तो 5 साल पहले देखना है, प्रेजेंट की ये है, इसमें से 5 माइनस कर दो, x माइनस 5,
यही क्वेश्चन में बोला था 15 साल बाद की 5 गुनी है 5 साल पहले की, 5 साल पहले की से। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 15 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5x माइनस 5 इंटू 5 25। इस x को हम यहाँ ले जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x माइनस x, ये इक्वल टू है। और इस 25 को यहाँ ले आते हैं तो नेगेटिव का है तो प्लस का हो जाएगा, 15 प्लस 25, ये हो जाएगा 40। 15 प्लस 25 40 हो जाएंगे, इक्वल टू 5x माइनस x 4x, ये 4 मल्टीप्लाई में है, 40 के डिवाइड में ले आएंगे हम, इक्वल टू x, इसको कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो राजू की प्रेजेंट एज हो जाएगी 10 ईयर्स, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रभु वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन 8 ईयर्स एगो। 8 साल पहले प्रभु और उसका सन, तो प्रभु के लिए हमने P ले लिया और उसके सन के लिए S। हम इनका रेशो देख रहे हैं, 8 साल पहले था मतलब -8, 4 टाइम्स था, प्रभु 4 गुना था तो 4 और ये 1, ये 8 साल पहले का रेशो है। अगर हम सन को 1 मान लें तो अगर हमें 4 गुना करना है तो प्रभु को 4 लेना पड़ेगा, तो 4:1। उसके बाद आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल बाद प्रभु ट्वाइस हो जाएगा, प्रभु दुगना हो जाएगा उसके सन के, तो 8 साल बाद मतलब +8, प्रभु दुगना है तो इसको 2 मान ले और इसको 1। तो प्रेजेंट एज ऑफ प्रभु हमें बताना है, वर्तमान में प्रभु की आयु बताना है। तो 8 साल पहले, 8 साल पहले इन दोनों का रेशो कितना था, 4:1, और अभी से 8 साल बाद इनका रेशो है 2:1। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों का डिफरेंस सेम है कि नहीं, मतलब 4 और 2 का डिफरेंस और 1 और 1 का डिफरेंस। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 मिल रहा है, और यहाँ पर ये 2 मिल रहा था यहाँ पर, और 1 - 1 ये 0 मिल रहा है। इक्वल नहीं है तो हमें इक्वल करना पड़ेगा इसे। तो इक्वल करने के लिए हम इन दोनों का डिफरेंस 2 - 1 1, तो 1 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे इधर ऊपर वाले में, 1 का मल्टीप्लाई, और इन दोनों का डिफरेंस मतलब 4 - 1 3 हो जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ नीचे वाली लाइन में। ये प्रभु था और उसका सन था, 8 साल पहले उनका रेशो हमने निकाला था 4:1 था। 8 साल पहले, इसको हम P - 8 ले लेते हैं, ये स्मॉल p है, ये कैपिटल P है और ये स्मॉल p है। P हमने प्रेजेंट एज को मान लिया, इसलिए हमने पहले के लिए P - 8 लगा दिया, और P + 8 मतलब 8 साल बाद इनका रेशो कितना था, 2:1। तो यहाँ पर 4 और 2 और 1 और 1 का डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम इन दोनों का डिफरेंस का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई, और इन दोनों का डिफरेंस का मल्टीप्लाई 4 - 1 3, तो 3 का मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे क्योंकि हमें इन दोनों का डिफरेंस इक्वल करना है इसलिए। तो P - 8, 4 का मल्टीप्लाई 1 में तो 4, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 ही मिलेगा, और P + 8 वाली लाइन में क्या मिल जाएगा हमें, 2 का मल्टीप्लाई 3 में तो 6, और 1 का मल्टीप्लाई 3 में तो 3। अब ये डिफरेंस इक्वल हो गया, 6 और 4 का अंतर कितना है, 2, और 3 और 1 का 2, तो डिफरेंस इक्वल हो गया। और कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो उस डिफरेंस को हम बराबर रखेंगे टाइम इंटरवल के। तो टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, ये पहले 8 साल पहले का था, तो प्रेजेंट में आने के लिए पहले हम 8 जोड़ेंगे, और फिर अभी से लेके 8 साल बाद जाने के लिए तो फिर से 8 जोड़ेंगे, मतलब 16 साल का अंतर है। तो 2 = 16, इसको कैंसिल करेंगे तो 8 बार कैंसिल हो जाएगा, 1 = 8। अब यहाँ से आंसर आ जाएगा। हमें प्रभु की प्रेजेंटेज निकालनी है, पुराना वाले रेशो हम नहीं लेते हैं, नए वाले रेशो से हम आंसर निकालते हैं। 1 = 8 है, प्रभु के लिए निकालना है, तो प्रभु का रेशो है ये 4, या तो 4 से निकाल सकते हैं, 6 से निकाल सकते हैं, हम 4 से निकाल रहे हैं। 1 = 8 है तो 4 = कितना हो जाएगा, 4 × 8 32, तो प्रभु की एज आ गई 32, लेकिन ये 8 साल पहले की थी, हमें अभी लाने के लिए इसमें 8 और जोड़ना पड़ेगा, तो आ जाएगा 40, क्योंकि ये रेशो हमने 8 साल पहले का लिया था, तो 8 साल पहले की आय 32, और अभी प्रेजेंट में लाने के लिए 8 और जोड़ दिया तो 40, प्रभु की प्रेजेंट एज आ गई 40, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, युक्ता ने अपनी माँ के लिए फल और सब्जियां खरीदने के लिए 350 रुपए मिले, 350 टोटल रुपए मिले युक्ता को, जिसमें से उसने 148 रुपए के फल खरीद लिए। उसके बाद वह अपनी माँ को 42 रुपए वापस कर देती है, तो उसने सब्जियां खरीदने के लिए कितने पैसे खर्च किए होंगे, मतलब कितने की सब्जियां खरीदी होंगी। पहले कितने थे, 350 दिए गए थे, जिसमें से उसने 148 के फल खरीद लिए, ये फल हो गए, और वापस कितने दिए, वापस 42 दे दिए, तो सब्जियां कितने में खरीदी होंगी,
अब टोटल थे 350, 148 के फल हो गए और 42 वापस कर दिए, तो बचे कितने, वो हो जाएंगे सब्जी के। तो इन दोनों को प्लस करके हम 350 में से माइनस कर दें, तो 148 प्लस 42 ये हो जाएंगे 0, 9 और 1, 190। 190 को 350 में से माइनस करेंगे 0, ये 6 और 2 में से 1, तो 160 रुपए की सब्जियां खरीदी। 160 फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक ट्राइंगल के दो एंगल दिए गए हैं, दो एंगल का रेशो दिया गया है 3:5 और इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है 30, तो लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा। तो दोनों एंगल का रेशो दिया गया है 3:5 और इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है 30, तो इस 30 को हम इन रेशो के डिफरेंस के बराबर में लिख सकते हैं। तो 5 और 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, जो कि बराबर है इन दोनों का अंतर 30। तो यहाँ से 1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 15 डिग्री। और हमें बड़ा वाला एंगल निकालना है, तो बड़ा वाला रेशो क्या है 5, तो 1 इक्वल टू 15, तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 इंटू 5, यह जाएगा 75, तो आंसर हो जाएगा 75, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, 40 मैन कैन फिनिश बिल्डिंग 2/5 ऑफ अ वॉल इन 20 डेज। 40 मैन कैन फिनिश बिल्डिंग, अभी बिल्डिंग की क्या जरूरत है, या तो फिनिश लिख दो या बिल्डिंग लिख दो। 20 दिनों में 40 पुरुष एक दीवार का 2/5 निर्माण करते हैं, तो अगले 20 दिनों में दीवार के शेष भाग को पूरा करने के लिए कितने और अधिक पुरुषों को कार्य पर लगाना चाहिए। तो टाइम एंड वर्क के एमडीएच वाले फॉर्मूले से ये सॉल्व होगा। एमडीएच मतलब m1 d1 h1, ये मैन हो गया, डे और आवर्स, और डिवाइड में वर्क या फिर इसके अलावा जो भी होता है वो हम डिवाइड में लिख लेते हैं, इक्वल टू m2 d2 इंटू h2 और डिवाइड में w2, w मतलब वर्क। अब यहाँ पर आवर्स या घंटे की कोई बात नहीं की जा रही है, तो हम आवर्स को कैंसिल कर देते हैं। मैन सबसे पहले क्या है, 40 मैन है, तो 40 m1 की जगह पर 40 लिखा, इंटू कितने दिन तक, 20 दिन तक काम कर रहे हैं, तो d1 की जगह पर 20 और डिवाइड में w1 मतलब वर्क, कितना वर्क कर रहे हैं 2/5, तो 2/5 वर्क कर दिया, वो डिवाइड में इक्वल टू, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5 वर्क कंप्लीट कर लिया है, मतलब 2 हो चुका है और टोटल था 5, तो अब बचा कितना 5 माइनस 2, 3 काम अब बचा हुआ है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, क्योंकि 2 काम हो चुका है, टोटल था 5, 2 हो चुका है, बचा कितना 3, इक्वल टू m2। तो यहाँ पर बोला गया है कि और कितने अधिक पुरुषों की आवश्यकता होगी, तो हम मान लेते हैं कि x और अधिक पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो पहले कितने थे 40, बाद में हो जाएंगे 40 प्लस x, तो m2 की जगह पर आ गया 40 प्लस x, और कितने दिनों तक काम कर रहे हैं, d2 की जगह पर लिखेंगे हम 20, क्योंकि 20 दिनों तक काम कर रहे हैं, 20 दिनों में दीवार को खत्म करना है, डिवाइड में बाकी बचा हुआ काम कितना है 3, मतलब दीवार का शेष भाग है 3। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वल में है और ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, 20 से ये 20 को कैंसिल कर देंगे और ये 40 2 से कैंसिल हो जाएगा 20 बार, तो यहाँ बचा केवल 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 में, तो हो जाएगा 60 इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं बचा 1 है, तो ये पूरा 40 प्लस x, क्योंकि 1 इंटू 40 प्लस एक्स करेंगे तो इतना ही मिलेगा। अब ये 40 प्लस का है, इसको यहाँ ले जाओ, 60 माइनस 40 मतलब 20, 20 इक्वल टू x, मतलब 20 और मैन की आवश्यकता हो जाएगी, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, टोटल टाइम टेकन बाय 2 ट्रेन्स, 2 ट्रेन है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं 20 सेकंड में, एक दूसरे को पार करने में टाइम उन्हें लग रहा है 20 सेकंड का। स्पीड ऑफ द बोथ ट्रेन, हर एक ट्रेन की स्पीड कितनी है 10, तो हमें इन दोनों ट्रेन की कंबाइंड लेंथ निकालनी है, संयुक्त लंबाई, मतलब प्लस करके दोनों की लंबाई निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या चाल बराबर दूरी बटे समय। 2 ट्रेन है, मान लो ए ये ट्रेन है और बी ये ट्रेन है, ये इस डायरेक्शन में आ रही है और ये इस डायरेक्शन में आ रही है, क्योंकि वे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तभी तो क्रॉस करेंगे जब एक इस डायरेक्शन से आ रही होगी और एक इस तरफ आ रही होगी, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में चल रही हैं, और विपरीत दिशा में हम स्पीड को जोड़ देते हैं, तो एक की स्पीड है 10, इसकी भी 10 है, तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी 10 प्लस 10 इक्वल टू 20।
तो स्पीड की जगह पर यहाँ पर स्पीड एस की जगह पर हम रखेंगे 20 इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस की जगह पर हम क्या लिखते थे, दोनों ट्रेन की लंबाई लिखते थे। और यहाँ पर कंबाइंड पूछा है, संयुक्त, मतलब दोनों को प्लस करके लिखना है। तो जितनी भी लेंथ होगी उन दोनों को प्लस करके ही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हम मान लेते हैं कि प्लस करने के बाद जो कंबाइंड लेंथ आएगी वो एल हो जाएगी। पहली ट्रेन की कुछ लंबाई होगी और दूसरी ट्रेन की कुछ लंबाई होगी, दोनों को प्लस करके हम यहाँ पर लिख दिया, तो एल हमने मान लिया। और डिवाइड में दोनों को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है, 20 सेकेंड। तो डिवाइड में 20। क्योंकि डिस्टेंस वाले पार्ट में हम डी की जगह पर हम क्या लिखते हैं, दोनों की लंबाई लिखते हैं। मान लेते हैं कि एक ही लंबाई होती L1 होती और बी की लंबाई होती L2 होती, तो इस डी की जगह पर हम L1 प्लस L2 दोनों को प्लस करके ही लिखते। और वही हमसे पूछा गया है कंबाइंड लेंथ, तो उस टोटल को हमने मान लिया है कि L है। तो यहाँ से L की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 20 और 20 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा 400। तो संयुक्त लंबाई हो जाएगी 400, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, ए किसी काम को 18 दिन में और बी किसी काम को 15 दिन में फिनिश करता है। ए और बी, इन दोनों को टोटल डेज कितने लग रहे हैं, उसी काम को फिनिश करने में 18 दिन और बी को लग रहे हैं 15 दिन। तो यहाँ से हम एक दिन का काम निकाल सकते हैं, 1 डे वर्क ए का। टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क के लिए हम 18 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो 18 और 15 का एलसीएम आ जाएगा, टोटल वर्क होगा जो 90। और जब हम इस टोटल वर्क में टोटल डेज का डिवाइड करेंगे तो 1 डे वर्क हमें मिल जाएगा। तो ए के लिए 90/18, ये हो जाएगा 5, तो ए का 1 डे वर्क हो जाएगा 5। और बी के लिए 90 डिवाइड बाय टोटल डे कितने लग रहे हैं 15, तो बी का एक दिन का काम हो जाएगा 6। ए वर्कड फॉर 12 डेज, ए 12 दिनों के लिए काम करता है और फिर छोड़कर चला जाता है। फिर बाकी बचा हुआ काम बी करता है, तो बी को बाकी बचा हुआ काम फिनिश करने में कितने दिन लगेंगे। तो ए 12 दिनों के लिए काम करता है, मतलब 12 दिनों तक तो ए और बी दोनों ने साथ में काम किया होगा। ए का एक दिन का काम है 5 और बी का एक दिन का काम है 6, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 5 + 6 11। इफ ए वर्कड फॉर 12 डेज, स्टार्टिंग में केवल ए ही कर रहा है 12 दिनों के लिए, दोनों नहीं कर रहे हैं। ए 12 दिनों के लिए करता है, फिर छोड़ देता है और फिर बी आता है उसे फिनिश करने के लिए। तो ए का 1 डे वर्क है, ए एक दिन में 5 वर्क कर लेता है, तो ए 12 दिनों तक कितना काम कर लेगा, 12 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 × 5, ये हो जाएगा 60 वर्क कंप्लीट कर लेता है वो 12 दिनों में। अब ए ने 60 कर लिया है, टोटल था 90, तो बाकी बचा हुआ कितना हो गया, 90 - 60 = 30। अब 30 वर्क बचा हुआ है जो करेगा बी। तो इस बचे हुए काम को फिनिश करने में बी को कितने दिन लग जाएंगे वही हमें बताना है। तो 30 वर्क है, बी एक दिन में 6 वर्क करता है, तो यहाँ से हम 1 वर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस 6 को हम डिवाइड में ले जाएं तो 1/6 डी इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब ये 1 वर्क करने के लिए उसे 1/6 डेज लगेंगे और हमें बताना है कि 30 वर्क करने के लिए उसे कितने डेज लगेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड हम इस वाले पार्ट में 30 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 1/6 × 30, ये डेज इक्वल टू 1 × 30 और ये डब्ल्यू। 30 को हम कैंसिल करेंगे 6 से, तो 5 बार कैंसिल हो जाएगा ये, तो आ जाएगा 5D इक्वल टू 1 × 30 30 वर्क। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि 30 वर्क करने के लिए उसे 5 दिन लगेंगे, 5 डेज। तो आंसर हो जाएगा 5 डेज, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, ये कैंसल्ड है, इसमें प्लेस वैल्यू निकालनी है 6 और 5 की, उनका अंतर डिफरेंस लेना है। तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, मतलब वो कौन सी जगह पर है, कौन सी नंबर पर है। तो हमें सबसे पहले 6 की देखना है, तो 6 कौन से नंबर पर है, 1000 पे आ रहा है ये 6, या फिर प्लेस वैल्यू निकालने के लिए उस नंबर को लिखो, उसके बाद जितने नंबर हैं उतने हम 0 लगा देंगे। ये हो जाएगी 6 की, उसके बाद 5 की, 5 ये है, 5 के बाद 2 नंबर हैं तो 2 0 लगा दो, मतलब 500। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है, तो 0 0, 10 में से 5 5 और ये 5, तो इतना आ जाएगा इनका डिफरेंस। ये हो जाएगा इनका आंसर। यहाँ पर प्लेस वैल्यू पूछा गया था, मतलब स्थानीय मान, मतलब वो नंबर उस पूरे नंबर में वो डिजिट वो कौन से स्थान पर है। मतलब अगर 5 है तो 5 100वें स्थान पर है, मतलब 5 का स्थान क्या है इस पूरे नंबर में। यहाँ पर प्लेस वैल्यू पूछा है, एक और होता है फेस वैल्यू।
तो फेस वैल्यू क्या होता है, जिस डिजिट की फेस वैल्यू पूछी है वो वही नंबर उसकी फेस वैल्यू होगी। जैसे मान लेते हैं कि एक नंबर है 6357982, ये एक नंबर है। अब इसमें हम मान लेते हैं, इसमें हम देखते हैं कि 9 की क्या होगी, 9 की फेस वैल्यू। 9 के लिए देख रहे हैं, 9 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, जो नंबर वो है वही उसकी फेस वैल्यू हो जाती है, ये 9। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। इस पूरे नंबर में 9 और उसके बाद जितने नंबर है उतने हम 0 लगा देते हैं, तो 0। इसी तरह से 5 के लिए, 5 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 ही, वह खुद वही डिजिट फेस वैल्यू होती है। और 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5, और उस नंबर, उस डिजिट के बाद जितने नंबर है उतने हम 0 लगा देंगे, तो 1 2 3 4 4 0 हम लगा देंगे, तो ये हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेलीविजन इज 2400। कॉस्ट प्राइस है मतलब टेलीविजन की सीपी हो गई 2400, जो कि 20% कम है उसके मार्क्ड प्राइस से। मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो 20% कम है मार्क्ड प्राइस से या अंकित मूल्य से। तो मार्क्ड प्राइस को हम मान लेते हैं कि 100% है, या इसी को कहें अंकित मूल्य। अब इससे कितना 20% कम बोला गया है, इससे 20% कम है जो कि कॉस्ट प्राइस है, तो इससे 20% कम हम करेंगे तो 20 इसमें से माइनस कर दें, मतलब 80%। अब जो ये 80% आई है यही है ये कॉस्ट प्राइस, तो इस 80% को हम बराबर लिख सकते हैं 2400 के, यही क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ से 80% इक्वल टू 2400, तो ये 0 से 0 कैंसिल, और ये 240 को 8 से कैंसिल करेंगे तो 3 और ये 0, मतलब 1% की वैल्यू आ गई 30। और मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य हमने कितना माना था, 100%, तो 1% इक्वल टू 30 है, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3000। 2 0 और लगा दिए इसमें, तो ये आ गई मार्क्ड प्राइस। और कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में दी हुई थी। अब यदि उस टेलीविज़न को 16% के डिस्काउंट पर बेच दिया जाता है, और डिस्काउंट हम किस पे लेते हैं, मार्क्ड प्राइस पे या अंकित मूल्य पर, तो 16% पर बेचा जा रहा है, तो हमें मार्क्ड प्राइस निकालनी है, यानी अंकित मूल्य, सेलिंग प्राइस, एसपी और प्रॉफिट। तो मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य हम निकाल चुके हैं, ये 3000 है। तो ऑप्शंस में से देखें तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले मार्क्ड प्राइस निकालनी, सबसे पहले वही लिखी होगी, तो 3000 ये आंसर हो सकता है, और ये नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज भी दिया गया। इसका मतलब बाकी दो चीज़ें भी हमें चेक करनी पड़ेंगी। अब इसमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो 16% के डिस्काउंट पर बेची, मतलब कितने में बेची, 16% का डिस्काउंट मतलब 16% कम कर दिया, तो 100 माइनस 16 यह जाएगा 84, मतलब 84% में उसे बेच दिया। और किससे देखते हैं हम, अंकित मूल्य से देखते हैं या मार्क्ड प्राइस से, तो इसका हम 84% निकाल दें। 84% किसका, मार्क्ड प्राइस का। ये परसेंट है, परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, और 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे हम। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 3 4 जा 12, 24 और 25, यह आ जाएगी एसपी। इतने में बेचा होगा टेलीविज़न को। तो सेलिंग प्राइस आ गई 2520, मतलब ये यहाँ तक आंसर सही है। इसके बाद हमें प्रॉफिट और देखना है 5% आ रहा है या नहीं। प्रॉफिट के लिए सीपी और एसपी देखते हैं, खरीदा था इतने में, बेचा इतने में। सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट के लिए एसपी माइनस सीपी, तो 2520 में से माइनस कर देंगे 2400 को, ये हो जाएगा 20, और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 120। प्रॉफिट आ गया 120, लेकिन प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट ऊपर और डिवाइड में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से कैंसिल करेंगे तो 10 बार, और 12 से ये 2 बार, और ये 2 और 10 5 बार कैंसिल हो जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 5%, मतलब आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य आ गया 3000, और सेलिंग प्राइस आ गई 2520, और प्रॉफिट परसेंट 5%। नेक्स्ट है, अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस थी उससे 40% अधिक उस पर अंकित कर देता है। मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस थी 100, या इसी को कह दें क्रय मूल्य। अब इस क्रय मूल्य पर, इस क्रय मूल्य से 40% बढ़ाकर वो उस सामान पर अंकित कर देता है, मतलब उस पर मार्क कर देता है, तो 40% बढ़ाना है हमें। 40% बढ़ाएंगे मतलब 140%,
और जब हम 100 का 140% निकालेंगे तो मार्क्ड प्राइस 140 ही आ जाएगी। अंकित मूल्य, अब उसे वो 25% के डिस्काउंट पर बेच देता है। तो 25% के डिस्काउंट पर बेच दिया, मतलब बेचा कितने में? 100 माइनस 25, ये आ जाएंगे 75। 75% में उसे बेच दिया। तो 75% हमें निकालना है। किसका देखते हैं? अंकित मूल्य का, क्योंकि डिस्काउंट हम अंकित मूल्य पर या मार्केट प्राइस पर निकालते हैं। ये परसेंट है, तो 75% हमें निकालना है 140 का। तो परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिवाइड में 100 इंटू 140 से ले रहे हैं हम, तो मल्टीप्लाई। अब इसे कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 7 बार और 2 से ये 5 बार। 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 वन 5, 5 5 25, 15 इंटू 7, यह आ जाएगा 105। मतलब इतने रुपए में उसे बेचा होगा। ये आ गई सेलिंग प्राइस। हमें गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 105 में से 100 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 5 का। और प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो ये प्रॉफिट है और सीपी 100 है, तो वो तो 5% ही आएगा। तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 5%, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है एचसीएफ, हमें निकालना है 2, 3 और 5। अगर हम देखें तो 2, 3, 5 ये प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्या है, मतलब ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो इनमें कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं आएगा। तो प्राइम नंबर का हमेशा एचसीएफ 1 ही आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है एक नंबर है, उसका 18% और 14%, मतलब 18% 14% से ज़्यादा है 45 अधिक है, तो वह नंबर क्या होगा? यहाँ पर दिया है कि 18% 14% से अधिक है। कितना अधिक है? 45, मतलब इन दोनों का अंतर दिया गया है, मतलब 18% और 14%, इन दोनों का अंतर दिया गया है 45। तो 18 माइनस 14, 4% इक्वल टू 45। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालें तो 1% इक्वल टू हो जाएगा 45/4। तो 1% इक्वल टू इतना है, तो 100% हम निकाल सकते हैं। दोनों साइड हम 2 0 लगा दें, या 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 45 इंटू 4 इंटू 100। ये 4 से कैंसिल कर देंगे 100 को, तो 25, ये हो जाएगा 125, तो 5 12 बचेंगे, 100 1125। तो आंसर हो जाएगा, वह संख्या है 1125, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है राहुल इज 10 ईयर्स यंगर देन गौतम, मतलब राहुल गौतम से 10 साल छोटा है। 10 साल के बाद उन दोनों के बीच के एजेस का रेशो हो जाएगा 2:3। तो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल क्या है? यहाँ पर रेशो दिया गया है राहुल और गौतम का। राहुल और गौतम इन दोनों के बीच एजेस का रेशो दिया गया है 2:3, लेकिन ये 10 साल बाद का दिया गया है। और यहाँ पर बोला है कि राहुल गौतम से 10 वर्ष छोटा है, 10 साल छोटा है, मतलब दोनों के बीच एजेस का अंतर कितना है? 10। अभी जब 10 साल छोटा है तो 10 साल बाद भी 10 साल छोटा ही रहेगा, क्योंकि एजेस के बीच का अंतर हमेशा सेम होता है। तो इन दोनों के रेशो का अंतर हम 10 के बराबर लिख सकते हैं। 3 माइनस 2 1 इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमें 1 इक्वल टू 10 मिला। हमें राहुल की एज निकालनी है, तो राहुल का रेशो है 2, 1 इक्वल टू 10, तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 20। पर ये 10 साल बाद का है, हमें प्रेजेंट निकालना है। तो 20 है 10 साल बाद, तो अभी कितना हो जाएगा? 10 माइनस कर दो, तो आंसर हो जाएगा 10, फर्स्ट ऑप्शन। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।